हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, यही ना। हमारा जो चैप्टर है अभी वो पढ़ रहे हैं 18वीं सदी का नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं सदी का नवीन स्वायत्त राज्य। कुछ राज्य, ये सभी राज्य मुगल साम्राज्य के कब्र पर जो है उभरे थे। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर या प्रांतपति या गवर्नर ने कुछ राज्यों का स्थापना किया, या मुगल साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ कुछ राज्यों का निर्माण हुआ। ये सब कल डिस्कस हो चुका है। उसी क्रम में हम लोगों ने कल कुछ राज्यों का अध्ययन किया था। आज जो है हम लोग 18वीं सदी के सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली के आसपास दो राजपूत राज्य थे। दिल्ली के आसपास दो राजपूत राज्य थे। ठीक, इसमें एक था मारवाड़ का राज्य। मारवाड़ का राज्य की राजधानी थी जोधपुर, और यहां के राजा थे अजीत सिंह। मैंने आपको बताया था कि मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को राज्य देने से इनकार कर दिया था, या राजा बनने से इनकार कर दिया था। फिर दुर्गादास राठौर जो अजीत सिंह के संरक्षक थे, उन्होंने एक मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक लंबी लड़ाई शुरू किया, और बहादुर शाह ने जो है 1708 ईस्वी में अजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई किया था और अजीत सिंह को पराजित किया था। फिर आपको पता ही होगा कि बहादुर शाह के बाद जहांगीर शासक बने थे, और उसने अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि दिया था। और फिर जो है गुजरात की सूबेदारी दी थी। ये दो स्टेटमेंट मैंने जहांगीर शाह ने दिया था, मुगल बादशाह ने। लेकिन फर्रुखसियर शासक बना। उसके बाद मुगल शासक फर्रुखसियर बना, और फर्रुखसियर ने 1714 एडी में जो है अजीत सिंह को पराजित किया। और फर्रुखसियर का एक सेनापति था हुसैन अली। कौन था? हुसैन अली ने अजीत सिंह को 1714 एडी में पराजित किया, और फिर जो है इसकी बेटी, मतलब अजीत सिंह की बेटी का शादी फर्रुखसियर से हुआ। ठीक, लेकिन बाद में अजीत सिंह की हत्या इसके बेटे ने कर दी। कहने का अर्थ है कि मुगल राज दरबार जिस षड्यंत्रों का शिकार था, वह भी कमोबेश राजपूत राज्यों में भी पाया जाता था। यही है अजीत सिंह के बारे में जानकारी, जो मारवाड़ के जोधपुर के राजा थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आमेर के राजा जय सिंह। आमेर का राजा जय सिंह, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है आमेर। आमेर जो है जयपुर में। आमेर कहाँ है? जयपुर में। और ये जय सिंह ने जो राज किया था वो 1669 से लेके 1743 वर्ष तक राज किया था। इसने, आमेर का जो राजा जय सिंह था, उसने एक शहर का स्थापना किया था। उस शहर का नाम था जयपुर, और जयपुर शहर का स्थापना 1728 में जय सिंह ने किया था। याद रखिएगा, जय सिंह शहर का स्थापना जो है आमेर का राजा जय सिंह ने किया था 1728 में। इसको मिर्जा सवाई का उपाधि किसने दिया था? मैंने बताया था जहांगीर शाह ने दिया था। जहांगीर शाह ने इसको मिर्जा सवाई का उपाधि दिया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मिर्जा सवाई जो राजा जय सिंह थे,
वह एक कुशल प्रशासक भी थे, कुशल राजा भी थे, और 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में वे एक ऐसे राजा थे जब भारतीयों को वैज्ञानिक रुचि नहीं थी, इनको एक वैज्ञानिक रुचि था, और इन्होंने 5 जगहों पर खगोलीय वेधशाला बनाया था। 5 जगह पर खगोलीय वेधशाला बनाया था। खगोलीय वेधशाला का अर्थ हुआ जो सूर्य का स्थिति, चंद्रमा का स्थिति, ग्रहों की स्थिति का जानकारी जिस जगह से प्राप्त हो सके उसको खगोलीय वेधशाला कहते हैं, है ना। खगोल, खगोल का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मांड, आकाश, आकाश के संबंधित जो जानकारी जहाँ से हमें मिले उसे खगोलीय वेधशाला कहते हैं। ये 5 जगह पर स्थापित किया था, दिल्ली, जयपुर, आगरा, बनारस और उज्जैन। ये 5 जगह पर जो है खगोलीय वेधशाला का स्थापना किया था। दिल्ली के खगोलीय वेधशाला को जंतर मंतर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि पूरा शहर जो है गुलाबी रंग से रंगा गया है। यह जो है जयपुर का विशेषता देखिएगा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता है, यह बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। ठीक, इसने जिज ए मोहम्मद शाही नामक एक पुस्तक लिखा जो खगोल शास्त्र पर है। जिज ए मोहम्मद शाही नामक एक पुस्तक लिखा जो खगोल शास्त्र पर है। इसने यूक्लिड का जो रेखा गणित का तत्व है उसका भी अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाया। बात को समझिएगा, खगोल शास्त्र पर एक पुस्तक जिज ए मोहम्मद शाही का प्रकाशन या लिखा ये जय सिंह ने लिखा था, और यूक्लिड का जो रेखा गणित का तत्व का किताब है उस किताब का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। लॉगरिथम्स या लघु गुणक कहा जाता है, उस पर नेपियर की किताब है, लघु गुणक की जो नेपियर की पुस्तक है उस पुस्तक का अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाया। फिर त्रिकोणमिति या बीजगणित की पुस्तकों का भी अनुवाद इसने संस्कृत भाषा में करवाया। ये जय सिंह था एक कुशल प्रशासक भी था, वैज्ञानिक दृष्टि में भी थी, और इसमें समाज सुधार करने की भी कुछ इच्छा थी। इसने ये माना कि राजपूत कन्याओं में जो विवाह होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो क्यों न शादी पर जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोका जाए। इसके लिए इसने कानून पारित किया। बात को समझिएगा, जो राजपूत चाहे जो लड़कियों की शादी होती है और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, फिजूल खर्ची होती है, उसके लिए उसके विरुद्ध इसने एक कानून पारित किया, और इसका ये कहना था कि इसी फिजूल खर्ची के कारण शादी में ज़्यादा खर्च होता है तो लड़कियों की बचपन में ही हत्या कर दी जाती है, बाल हत्या कर दी जाती है। तो इस पर भी इसने शादी में फिजूल खर्ची पर रोक लगाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये सब एक किताब है, ये सब जय सिंह के बारे में जानकारी है। बाकी जानकारी जय सिंह के बारे में है वो मुगल शासक के संदर्भ में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर फिर से रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब है हैदराबाद राज्य। अब कौन सा राज्य है? हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य कहाँ है? दक्षिण भारत में। देखिए, दक्षिण भारत में राज्य देखने का जो सबसे पहला सपना था वो जुल्फिकार खां का था। जुल्फिकार खां, याद है ना? जुल्फिकार खां जो जहांगीर शाह का वजीर था। देखिए, दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना अगर सबसे पहले किसी ने देखा तो वह सपना देखा जहांगीर शाह का वजीर जो था जुल्फिकार खां, उसने देखा। लेकिन जुल्फिकार खां अपने सपनों को पूरा नहीं कर सका। एक थे, आपको पता ही होगा, चिनकिलिच खां, याद ही होगा, पढ़ाया होगा, निजाम मुल्क जिसको कहा जाता है,
चिनक्लीज खां। चिनक्लीज खां को निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। यह 1713 से लेके 1715 तक दक्षिण भारत का सूबेदार था। क्या था? दक्षिण भारत का यह सूबेदार था। मुगल में उस मुगल भारत का जो दक्षिण भारत का एरिया था उसका वो सूबेदार था 1713 से 1715 तक। लेकिन यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का बहुत ही अपना आदमी था, ओन आदमी था। तो मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी इससे प्रभावित रहता था और इसने अपने राज्य में निजाम उल मुल्क या चिनक्लीज खां को 1722 में बुला लिया, वजीर बना दिया। लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही योग्य व्यक्ति था। यह चाहता था कि मुगल साम्राज्य में जो कमजोरी है उसको दूर किया जाए, लेकिन बाद में इसको खुद महसूस हुआ कि हम इसको मजबूत करने के चक्कर में खुद ही कमजोर होते जा रहे हैं। तो 1724 तक ये मुगल साम्राज्य का वजीर रहा था। लेकिन 1700 तो फिर इसको लगा कि नहीं, मुगल साम्राज्य को छोड़ देने में ही भलाई है और अपना दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया जाए। तो 1723 एडी में इसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि मुझको शिकार करने की इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे शिकार करने की इच्छा है। और शिकार के बहाने यह पहुंच गया दक्षिण भारत और हैदराबाद में जाकर एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। हैदराबाद में जाकर एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। उस समय दक्षिण भारत में का जो सूबेदार था वो था मुवारिज खां। उनका कौन था? मुवारिज खां। मुगल गवर्नर था दक्षिण भारत का मुवारिज खां। तो अब मुवारिज खां को पहले हटाएगा तभी हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का स्थापना होगा। तो 1724 में चिनक्लीज खां ने मुवारिज खां की हत्या सकूर खेरा के मैदान में कर दिया। सकूर खेरा के मैदान में कर दिया। अब दक्षिण भारत का सूबेदार चूंकि मुवारिज खां था, उसको सकूर खेरा के युद्ध में चिनक्लीज खां ने मार दिया। तो इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला विवश होकर, या आप कह सकते हैं कि मजबूर होकर, चिनक्लीज खां को दक्षिण भारत का सूबेदार मान लेता है। दक्षिण भारत का सूबेदार मान लेता है। यहां तक कोई क्लियर? या देखिए, चिनक्लीज खां ने दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य का स्थापना किया। या याद रखिए, चिनक्लीज खां ने दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य का स्थापना किया और हैदराबाद जो राजधानी बनाया वो 1725 में बनाया। जब चिनक्लीज खां 1724 एडी में मुगल वजीर का पद छोड़ रहा था तो एक समसामयिक इतिहासकार ने कहा, या बहुत एक इंपॉर्टेंट कथन है, कि मुगल साम्राज्य से यह अंतिम रूप से सद्गुणों का पलायन था। कहने का अर्थ है कि अब मुगल साम्राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता था पतन होने से। और अंतिम योग्य व्यक्ति जो चिनक्लीज खां थे वो भी मुगल सेवा को छोड़कर अपना दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का स्थापना किया। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का स्थापना किया। देखिए, व्यवहार में सिद्धांत में तो यह मुगल साम्राज्य के अंदर ही था, लेकिन व्यवहार में ऐसी बात नहीं थी। यह अपना हर कुछ खुद स्वतंत्र रूप से करता था। बात को समझिएगा, सिद्धांत में तो यह मुगल साम्राज्य का एक सूबा था हैदराबाद, लेकिन यह एक तरह से स्वतंत्र ही व्यवहार करने लगा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य इतना कमजोर था कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता, इसलिए यह कहना ज़्यादा अच्छा है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो पहला व्यक्ति चिनक्लीज खां था। 1725 एडी में इसने हैदराबाद शहर का स्थापना किया और एक अच्छा प्रशासन दक्षिण भारत को दिया। इसका जो दीवान था एक हिंदू था, उसका नाम था पूरनमल। इसने यह भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। और इसका दीवान जो था एक पूरनमल नामक व्यक्ति था जो एक हिंदू था। लेकिन 1748 एडी में इसका मृत्यु हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और, जब निजाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत में अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी गवर्नरी को दक्षिण भारत में मान्यता दिया और साथ साथ आसफ जहां का उपाधि भी दिया। साथ साथ आसफ जहां का उपाधि भी दिया। 1748 में 1748 में
1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो राजा बनते हैं, सॉरी, हैदराबाद का राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, उनका नाम है नासिर जंग। उनका नाम क्या है? नासिर जंग। ये 1748 से लेकर 1750 तक हैदराबाद का राजा रहते हैं। 1748 से लेकर 1750 तक। नासिर जंग का बेटा है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग की इच्छा है कि मैं अपने पिता नासिर जंग को हटा के खुद राजा बन जाऊं। तो मुजफ्फर जंग जो है उस समय फ्रांसीसी राज के गोद में चला गया। फ्रांसीसी जो पांडिचेरी के गवर्नर थे डुप्ले, उनके पास गया और कहा कि आप मेरे पिताजी को मार दीजिए और मुझे जो है हैदराबाद का राजा बना दीजिए। डुप्ले तो इसी अवसर का इंतजार ही कर रहा था और 1750 AD में नासिर जंग की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई और मुजफ्फर जंग 1750 AD में डुप्ले की सहायता से जो है हैदराबाद का शासक बना। इसने डुप्ले को कृष्णा नदी का दक्षिणी प्रदेश का जमींदारी दे दिया। मुजफ्फर जंग ने, जो हैदराबाद का शासक था, उसने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी का भाग का जो है गवर्नरी दे दिया कि आप कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के सारे क्षेत्र का आप गवर्नर हो गए। यह मुजफ्फर जंग ने कर दिया। लेकिन मुजफ्फर जंग का भी बेटा था सलावत जंग और सलावत जंग चाहता था कि हम जो है राजा बने, हैदराबाद का प्रशासक बने। फिर डुप्ले की सहयोग से जो है इसने मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी और सलावत जंग 1751 से लेकर 1760 तक हैदराबाद का शासक रहा। इसने डुप्ले को उत्तरी सरकार का अर्थ हुआ जो बंगाल की खाड़ी में जाइएगा तो वहाँ पर उत्तरी सरकार और दक्षिणी सरकार करके दो तटीय एरिया है। उत्तरी सरकार जो है उड़ीसा और आंध्रा का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ है और उसी के ठीक नीचे दक्षिणी सरकार है। ठीक, इसको समझिए, उत्तरी सरकार और दक्षिणी सरकार कहाँ है? तो आंध्रा उड़ीसा के बॉर्डर पर है। तो उत्तरी सरकार का सलावत जंग ने इसको डुप्ले को क्षेत्र दे दिया। सलावत जंग के बाद राजा बने हैदराबाद के प्रशासक बने निजाम अली और ये 1760 से लेके 1803 तक हैदराबाद के शासक थे। ठीक, 1798 AD में हैदराबाद भारत का पहला राजा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वेलेजली, उसकी सहायक संधि को स्वीकार किया। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर कोई पहला राज्य था, भारत का प्रांत था, तो वह हैदराबाद ही था। 1798 में 1798 में वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। उस समय शासक थे निजाम अली, यही है। और हैदराबाद का अंतिम जो निजाम है, चाहे शासक है, उसका नाम है आपका उस्मान अली खां। ये 1911 से लेके 1949 तक थे, जब हैदराबाद प्रांत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1949 में मिलाया गया। वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को मिलाया था। तो उस समय हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम था उस्मान अली खां, जो 1911 से लेकर 1949 तक के ये अंतिम हैदराबाद के निजाम थे या शासक थे, जो कह लीजिए यही है। ये हैदराबाद राज्य जो था, एक तरह से कह सकते हैं कि डुप्ले के जो आप कह सकते हैं कि डुप्ले की राजनीतिक फायदों का यहाँ पर हैदराबाद में काफ़ी इस्तेमाल हुआ। और डुप्ले ने ही सबसे पहले जब मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग को गद्दी बैठाया था, तो एक व्यक्ति को रेजिडेंट नियुक्त किया था, फ्रांसीसी व्यक्ति को, उसका नाम था बुस्सी। और रेजिडेंट नियुक्ति करने का सबसे पहला विचार डुप्ले का ही था। डुप्ले ने ही भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया, उसी से राज क्षेत्र प्राप्त किया,
उसी का सिपाही लेके प्रशिक्षण देके सैनिक बनाया, उसका खर्च उसी राज्य से वसूला। तो ये सब कहीं ना कहीं डुप्ले का राजनीतिक षड्यंत्र का ये सब था, परिणाम था। खैर, हमारा यहाँ पर विषय वस्तु ये नहीं है। यही है आपका हैदराबाद राज्य। अब है कर्नाटक राज्य। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध बताया था। तो कर्नाटक जो है और हैदराबाद, ये दोनों कहीं ना कहीं डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर और लॉर्ड क्लाइव की पहली प्रयोगशाला थी। दोनों, मतलब मैं आपको कंबाइंडली बोल रहा हूँ। और यहाँ से दोनों ने बहुत कुछ सीखा, और दोनों ने एक दूसरे को तो नहीं सिखाया, लेकिन डुप्ले ने क्लाइव को बहुत कुछ सिखा दिया कि क्लाइव ने डुप्ले के लिए मार्गदर्शक का काम किया। सॉरी, डुप्ले जो था क्लाइव का एक तरह से मार्गदर्शक था। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। मोहम्मद शाह रंगीला जब मुगल बादशाह था तो 1720 में एक थे सदातुल्ला खां। कौन थे? सदातुल्ला खां। इन्होंने कर्नाटक राज्य का स्थापना किया और अपनी राजधानी अर्काट को बनाया। देखिए, हैदराबाद जो दक्षिण में राज्य था, उसी का एक सूबा था या प्रांत था कर्नाटक। मुगल साम्राज्य का ही एक सूबा था हैदराबाद, और हैदराबाद का ही एक सूबा था, मतलब प्रांत था, चूंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक था। लेकिन जिस तरह व्यवहार में मुगल राज्य से हैदराबाद स्वतंत्र था, उसी प्रकार हैदराबाद से भी कर्नाटक स्वतंत्र था। समझ गए बात को? इसकी राजधानी अर्काट थी। सदातुल्ला खां ये थे। सदातुल्ला को अपना बेटा नहीं था, इसका भतीजा था दोस्त अली। और दोस्त अली को 1740 में मराठा ने मार दिया। दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब। दोस्त अली का दामाद कौन था? चंदा साहिब। दोस्त अली के बाद राजा बने सफदर अली, और सफदर अली के बाद राजा बने अनवरुद्दीन। ठीक, आपको मैंने बताया था कि अनवरुद्दीन को डुप्ले ने सेंट टोमे की लड़ाई में पराजित किया था। और डुप्ले का संबंध, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का संबंध अनवरुद्दीन से अच्छा नहीं था। फिर चूंकि चंदा साहिब भी कर्नाटक का राजा बनना चाहता था, जो दोस्त अली का दामाद था, उसने डुप्ले ने चंदा साहिब को, या चंदा साहिब का भी इंटरेस्ट डुप्ले और चंदा साहिब का इंटरेस्ट मिल गया, और ये जो है डुप्ले और चंदा साहिब एक हो गए, और अनवरुद्दीन की जो है हत्या तंजौर में कर दी है। और राजा कौन बन गए? अब कर्नाटक का चंदा साहिब। क्लियर? अब अनवरुद्दीन का बेटा का था मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का बेटा का नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली चला गया ब्रिटिश कैंप में, क्लाइव के पास, लॉर्ड क्लाइव के पास चला गया। और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि त्रिचनापल्ली के किले में लॉर्ड क्लाइव ने मोहम्मद अली को सुरक्षित कर दिया। इधर चंदा साहिब, डुप्ले और मुजफ्फरजंग, ये तीनों जो है त्रिचनापल्ली के किले के बाहर जो है मोहम्मद अली और क्लाइव का इंतजार कर रहे थे कि किला को वो खोलेगा तो हम लोग अटैक कर देंगे। लेकिन मैंने कहानी बताया था कि क्लाइव ने दिमाग लगाया, राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और चंदा साहिब की राजधानी जो अर्काट है उस पर जो है सैनिक आक्रमण कर दिया। अब चंदा साहिब विवश होकर अर्काट की ओर, त्रिचनापल्ली से अर्काट की ओर भागे, और रास्ते में जो है चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। और लॉर्ड क्लाइव ने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया, और मोहम्मद अली जो है कर्नाटक का राजा बन गया, शासक बन गया। ठीक, मोहम्मद अली शासक तो बन गया, लेकिन मोहम्मद अली भी बहुत दिन तक शासक नहीं बन सका। लॉर्ड वेलेस्ली ने, गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलेस्ली ने मोहम्मद अली पर यह आरोप लगाया कि आपने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हमारे खिलाफ षड्यंत्र में मदद किया है,
इसलिए हम आपके राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हैं और इस प्रकार से कर्नाटक राज्य समाप्त हो गया। तो यही है आपका कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी। तो आज हम लोगों ने उत्तर भारत में दिल्ली के जो नज़दीक थे दो महत्वपूर्ण राज्य, राजपूत राज्य, आमेर का राज्य और मारवाड़ का राज्य, और फिर हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़े। कुछ और नवीन स्वायत्त राज्य हैं जैसे अवध है, पंजाब है, ये सब हम लोग जानेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कल भी मैंने बताया था कि हैदराबाद जो है मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो मुगल प्रांत का ही एक गवर्नर था जो मुगल राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर एक स्वतंत्र राजवंश का दक्षिण भारत में निर्माण किया। और कर्नाटक भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हैदराबाद का उत्तराधिकारी राज्य था, क्योंकि हैदराबाद की कमजोरी का फायदा उठाकर कर्नाटक जो है अपने आप को एक स्वतंत्र सूबा के रूप में व्यवहार करने लगा था। खैर, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक आप जितना कीजिएगा मुझे उतना ही खुशी होगा, और सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा तो उससे भी मुझे दुगनी खुशी होगी। लेकिन कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो आपका IAS PCS का एग्ज़ाम हो, प्री का, GS का पार्ट, हिस्ट्री का, वैकल्पिक विषय के लिए भी बहुत लाभप्रद है। हिस्ट्री के लिए UGC नेट या PGT का जो एग्ज़ाम सब है, जैसे उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री से होता है, अभी झारखंड में भी निकल गया है, उसके लिए भी उपयोगी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो MA का एंट्रेंस होता है, या आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MA का हिस्ट्री का है, जो नेट NTA ले रहा है, उस सब जगह ये फ़ायदेमंद है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते होंगे या गंभीरतापूर्वक समझते होंगे तो आप मेरे वीडियो का जो उपयोग है वो समझते ही होंगे, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।